हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। सो गाइस, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं ना, अभी तक जो भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, सीखी हैं, उनका एप्लीकेशन कैसे करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ओके। और जो भी पॉसिबल ट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होती है, और जो और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, उनको हमने यूज करना है, सीखना है। पहले सीखेंगे फिर अप्लाई करेंगे और कुछ अमेजिंग से कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने आज हमने इस वीडियो में, फाइनली आपको कंक्लूड करेंगे इसको, और क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे। और आप भी साथ साथ में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मतलब जैसे ये 3 वीडियो आपकी कंप्लीट होंगी तो आपकी भी पूरा चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए, प्रीवियस ईयर के भी, ओके। कोई डाउट आएगा तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ डिस्कशन करूंगा कुछ क्वेश्चंस के, दैन आफ्टर हम बात करेंगे और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स की जो यहाँ पे हम आज सीखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो होप सो कि आपने सारा रिवीजन कर लिया होगा। जितने भी मैंने आपको डायमेंशन बताई थी, कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको प्रैक्टिस में आनी चाहिए, मतलब वो आपको करने भी आनी चाहिए, और आपको थोड़ी सी उसमें से जो मेन है, जो बेसिक है, वो याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखो भाई, अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज करो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सपोज करो इस तरीके से वो क्वेश्चन बना के दे रहा है, जो जनरली दे देता है L/R, ठीक है, या उसने बोला इसके डायमेंशन कैलकुलेट करो, L/R के डायमेंशन कैलकुलेट करो, या C/R इसके डायमेंशन कैलकुलेट करो, या √LC, ठीक है, √ में LC इसके डायमेंशन कैलकुलेट करो, वो ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो यार सर यहाँ पे कौन क्या है इसका भी तो पता होना चाहिए। यस, L सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट है, R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, R रेजिस्टेंस है, ये हमें पता होना चाहिए। मतलब ये अगर वो ना बताए तो हमें RL का नाम से पता चल जाना चाहिए कि क्या यहाँ पे यूज कर रहा है, सिग्निफिकेंट मीनिंग क्या है इनका। L है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट, C ऑब्वियसली आपका कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। सो ये टर्म्स आपको गिवन होंगे, आपसे पूछेगा या तो इसके डायमेंशन पूछ लेगा, इसके, तीनों की भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आता है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखो भाई, सीधा सा तरीका है करने का कि सेल्फ इंडक्टेंस के डायमेंशन यहां पुट करो, रेजिस्टेंस के डायमेंशन यहां पुट करो, डिवाइड करो और आंसर कर लो। सीधा सा तरीका है ना करने का, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस की कल हमने निकाल ली थी, वो भी हमने सीख लिया है, रेजिस्टेंस की भी हमें पता है, कैपेसिटर की भी हमें पता है, एल मतलब सबकी पता है ना। एक तरीका तो यह है, बेसिक सा तरीका, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ L and R, यू विल गेट द आंसर। बट अगर आप इसको इजीली करना चाहते हो, आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एक कंसेप्ट हमने यहाँ पे बना दिया जो आपको डायरेक्ट याद रखना, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप उसका यूज करके सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर, देखो, अगर आप देखो L4, इसको एक नाम दूंगा मैं, लल्लू, L4 लल्लू, R4 राम, ऐसे याद रखना है इसको। ये पूरा नाम बन गया लल्लू राम, यानी लल्लू राम हमने जो नाम बनाया है वो L/R है, ठीक है ना, समझना, L/R होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। तो दिस इज फॉर लल्लू, दिस इज फॉर राम, ठीक है। फिर CR, अगर तीनों के डायमेंशन पूछ रहा है, मैं तब बता रहा हूं, C मतलब सल्लू, ठीक है, ये हो गया सल्लू, R4 राम, ठीक है, लल्लू राम, सल्लू राम की LIC मैंने क्यों लिखा है, कंसेप्ट बना दिया, एक फंडा आपके लिए बना दिया है, जिससे आपको √LC याद रहे, ठीक है, √LC। तो ये इसके लिए LIC टाइम से हो गई, टाइम से हो गई, ठीक है। तो ये कहानी है, ये है ना, 2 भाई थे भाई, हमारे पास 2 भाई थे, LIC एजेंट उनके पास आता है और वो बोलता है भाई आप ना LIC करा लो अपनी, और आप इतनी मेहनत करते हो, आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर दो, वो आपको फ्यूचर में बाद में काम आएगा। तो बंदे दोनों भाई बोलते हैं, लल्लू राम और सल्लू राम दोनों भाई बोलते हैं कि यार हमारे पास इतना टाइम वाइम नहीं है भाई LIC कराने का। उसने बोला कोई बात नहीं, और टाइम मैं निकालूंगा आप लोगों के लिए, मैं आया करूंगा, मैं ही सब कुछ काम करूंगा। उसने बोला ठीक है हम करा तो लेंगे, पर हमारा टाइम हमारे पास नहीं है, टाइम से हमारा काम होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने शर्त रखी, कंडीशन रखी कि हमारा काम टाइम से हो जाना चाहिए। मतलब उसने LIC वाले ने बोला यस डन, बिल्कुल आपका काम बिल्कुल टाइम से हो जाएगा। समझ रहे हो आप कहानी, समझो। तो लल्लू राम सल्लू राम 2 भाई हो गए, उन्होंने अपनी LIC टाइम से कराई, है ना, मतलब उन्होंने बोला टाइम हमारे पास नहीं है, आपने टाइम से करनी है। तो मतलब लल्लू राम कहीं पे भी मिले, सल्लू राम कहीं पे भी मिले, और LIC मतलब √LC, बस इतना याद रखना है, उनकी जो LIC है वो टाइम से होगी। इसका मतलब इस पूरे सेंटेंस में वी कैन राइट कि लल्लू राम हो या सल्लू राम हो या √LC हो, इन सब की डायमेंशन टाइम के इक्वल आएगी निकल के। आप सॉल्व करके देखेंगे घर पे, आप ये डायरेक्ट कंसेप्ट मेरा याद रखें और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। बस ये देखना है कि क्या उस क्वेश्चन में लल्लू राम है तो डायरेक्ट उसके डायमेंशन T लिख सकते हो, सल्लू राम है उसके डायमेंशन T लिख सकते हो, √LC है उसके डायमेंशन T लिख सकते हो।
क्लियर है। और अगर इनका रिवर्स कर दो, r बाई एल कर दो या 1 बाई सी आर कर दो या 1 बाई अंडर रूट एल सी, तो इनकी डायमेंशन t की इनवर्स हो जाएगी और ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये तो फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि नहीं ये तो फ्रीक्वेंसी होती है यार सर, बिल्कुल। तो याद रखना है और इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप फटाक से उड़ा सकते हो, वो सही है। अच्छा सर ठीक है, लल्लू राम सल्लू राम की एलआईसी टाइम्स हो गई। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, और बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को ये कंसेप्ट नहीं आता है तो भाई उसको बहुत टाइम लगने वाला, 100% गारंटी, ठीक है। बट अगर इसको ये कंसेप्ट पता है तो फटाक से उड़ाएगा। देखो उसने बोला फाइंड द डायमेंशन, ठीक है, उसने बोला फाइंड डायमेंशन ऑफ एल सी स्क्वायर आर, इसकी डायमेंशन बोल रहा है वो, ठीक है, इसके डायमेंशन वो बोल रहा है, इसके डायमेंशन निकालो। और जिस बंदे को फंडा नहीं पता भाई उसके तेल निकल जाएगा इसको सॉल्व करने में, है ना, इतना टाइम लगेगा ना उसको, और गलती होने के पूरे चांस है। एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, सी क्या है, कैपेसिटेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो तीनों ही टिपिकल है। एक तो इनके डायमेंशन नहीं याद होती तो ये निकालने पड़ेंगे, तो निकालने में कितना टाइम लगेगा, फॉर्मूला भूल गए तो पंगा हो गया फिर, ठीक है ना। तो एल की भी डायमेंशन पुट करनी पड़ेगी, सी का फिर स्क्वायर करके फिर तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तब जाके कहीं आंसर आएगा। सो दिस इज ए लॉन्ग प्रोसेस, ओके। तो आपने अगर उससे बचना है तो गो थ्रू दिस कंसेप्ट, द फंडा, द वी फंडा। आप इस वी फंडे को अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी कभी +2 के टर्म्स से रिलेटेड एल सी आर इस टाइप के टर्म्स यूज हो रहे होंगे कहीं पे, तो समझ जाना वहां पे लल्लू राम या सल्लू राम दोनों भाई में से कोई एक तो पक्का होएगा, ठीक है। ढूंढो, चलो ढूंढो। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे लिखूं, एल सी अलग कर दो और सी आर अलग कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। सी का स्क्वायर है तो मैंने 2c मल्टीप्लाई तो किए हैं, ठीक है, एक ही बात है, c इंटू सी कर दिया मैंने। तो ये जो LC है इसको अलग कर दिया मैंने, LC, ठीक है सर, और CR को अलग कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ लल्लू राम तो है नहीं, क्योंकि लल्लू राम के लिए L/R होना चाहिए था, है ना, लल्लू राम के लिए, लेकिन सल्लू राम है यहाँ पे। देखो एक CR के साथ चला गया है तो CR मतलब सल्लू राम हो गया, और इसकी डायमेंशन हमें डायरेक्ट पता है T, ये तो आ गया। अब बचा LC। यार सर मजा आ गया था अगर इस पे अंडर रूट होता, तो क्या हुआ, अगर अंडर रूट नहीं है, जब अंडर रूट था तो डायमेंशन T थी, लेकिन अगर रूट नहीं है तो आप रूट स्क्वायर कर दो ना बोथ साइड, इसका रूट हट जाएगा और T पे स्क्वायर आ जाएगा, मतलब LC की जगह आप T स्क्वायर लिख सकते हो, तो T स्क्वायर इंटू T इज इक्वल टू T क्यूब, एंड दिस इज योर डायमेंशन। हाउ इजिली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया है, इजिली आपने सॉल्व कर लिया है। ये भी कब किया है, जब आपको ये फंडा याद होगा, ठीक है। और ऐसे काफी क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। अगर वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा तो इस तरीके से वो डिजाइन कर सकता है, क्योंकि उसको पता है अगर जो बच्चा नॉर्मली इसको सॉल्व करने जाएगा ना, बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। एल निकालना, सी निकालना, आर निकालना, दिस इज नॉट अ टिपिकल जॉब। सबसे पहले तो ये समझो, ठीक है। एक एग्जांपल इसका और लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आप कैसे फोड़ जाओगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको और आइडिया लगेगा। ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का सबसे टिपिकल क्वेश्चन मैं मानूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है, और यही सबसे आसान भी मैं मानूंगा। वो डिपेंड करता है कि आप उसको देखते कैसे हो, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में अगर आया, ये नीट में अगर आया तो आप कैसे फोड़ेंगे। आपसे पूछेगा कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ L/R/CV, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन पूछेगा कि इस पूरे टर्म की ना डायमेंशन निकालो। दिस इज योर एग्जांपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार तो ये, एक बार IIT में आ चुका है, एक बार जी मेंस में आ चुका है, तो नीट में आना बाकी है, ठीक है। सो यार सर यहाँ पे ये कौन क्या है, L सेल्फ, आप लिखते रहना इन चीजों को, सेल्फ इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज। फिर से बोल रहा हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और ये वोल्टेज है, ठीक है ना। वो बोल रहा है इसकी डायमेंशन निकालो पूरे टर्म की, ठीक है। अब देखो तेल निकल जाएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करने में। एल को अलग से निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस अलग, कैपेसिटर का डायमेंशन अलग, पोटेंशियल अलग, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, वो तेरी कितना भयंकर टाइम लगेगा। आप अगर इस चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितना टाइम लग रहा है, तो घर पे ट्राई करना। कैसे करना, इंडिविजुअल इनकी डायमेंशन पुट करके आंसर करके मेरे को बताना, ठीक है। अदरवाइज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको देखो, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या फंडा बनाया है, देखो भाई, इसमें ढूंढ लो। मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं आपको लल्लू राम सल्लू राम पक्का मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं L/R लू ये, तो ये लल्लू राम मिल गया मेरे को यहाँ पे, ठीक है, देख लो लल्लू राम। और अगर लल्लू राम मैंने यहाँ बना दिया, कोई एक भाई तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो CV बचेगा, सल्लू राम नहीं ले सकते फिर आप, क्योंकि RL के साथ चला गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा लल्लू राम है ना यहाँ कि CV का ग्रेड, ठीक है, A-1 है,
ये याद रखिए बस आप, ठीक है। बन गया, हो गया, क्वेश्चन खत्म बॉस, खत्म, ठीक है। उसने बोला लल्लू राम जो है यानी L/R की CV यानी C इंटू वी, कैपेसिटर इंटू वोल्टेज, ये जो बचा इसको मैंने CV का नाम दे दिया। जैसे हम कहीं जॉब लेने जाते हैं ना, तो अपना रेज्यूमे लेके जाते हैं, CV लेके जाते हैं, तो उस रेज्यूमे को, CV को जो ग्रेड मिला है वो A-1 मिला है, मतलब आपकी CV के ऊपर, रेज्यूमे के ऊपर उस बंदे ने A-1 लिख दिया है, तो वो डिपेंड करेगा आपके ग्रेड के ऊपर कि वो आपको सिलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं है। उससे सेंटेंस हम याद रखेंगे, मजा आ जाएगा। तो लल्लू राम की CV का ग्रेड A-1 है, इसका मतलब समझ रहे हो, लल्लू राम भी है और CV भी है, इस पूरे टर्म की जो डायमेंशन आएगी वो A-1 आएगी, यानी करंट जो होती है उसकी डायमेंशन A होती है, इलेक्ट्रिक करंट, और उसका इनवर्स आएगा यहाँ पे A- आएगी। आप इंडिविजुअल पुट करके देखना, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एक तरीका तो यह है, इस क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट याद रखो। मान लिया आपको ये क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट याद नहीं है, तो क्या करेंगे, L/R CV, तो पता क्या करो, देखो फिर से आप लल्लू राम वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। लल्लू राम अलग से निकाल लो, इसकी डायमेंशन होती है T, और नीचे बचा CV, और याद करो CV क्या होता है, ये तो CV क्या है याद करो, कैपेसिटर की डेफिनेशन से चार्ज होता है CV, है ना, CV होता है चार्ज के इक्वल। तो यहाँ चार्ज की वैल्यू पुट करो, और चार्ज आपको पता है AT होता है, T से T कैंसिल, A ऊपर जाएगा, A-1, यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है आंसर। ऐसे भी कर लो, या ये सेंटेंस याद रख लो, उड़ा डालो, सबसे टिपिकल क्वेश्चन को सबसे इजीली कैसे उड़ा सकते हो ये आपने देखना है। तो ऐसे काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और इस टाइप से क्वेश्चंस अगर आए तो दोस्तों आपने कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान रखना है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, उनको आप याद रखेंगे, नोट करके बताऊंगा, ये ध्यान रखेंगे। अब जितने भी क्वेश्चंस आप फर्दर आएंगे वो सारे इन जो पॉइंट्स में यहाँ डिस्कस करने वाला हूं इन पे डिपेंड करेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनका आप यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला भाई है ना, यहाँ पे नोट में आपने क्या याद रखना है, ऑल कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है, ऑल कांस्टेंट नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3/2, कुछ भी नंबर होने चाहिए, कांस्टेंट नंबर, कुछ भी हो नंबर होना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉस थीटा हो, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड लोगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है, लॉग की फॉर्म में जो फंक्शंस होते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का मतलब होता है जो e की पावर में होते हैं, जैसे e की पावर कुछ भी दे दिया भाई, x दे दिया, ठीक है ना, या e की पावर x² दे दिया, कुछ भी दे दिया, e की पावर जो होगी उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे आप, जो e की पावर में होते हैं या e के टर्म्स में होते हैं, ठीक है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड पाई जो होता है, पाई की वैल्यू जो होती है, पाई को भी आप कंसिडर करेंगे इसमें। ऑल दे आर डायमेंशनलेस, ऑल डायमेंशनलेस, ठीक है, मतलब इन फंक्शंस की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है, इन फंक्शंस की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, लोगरिथमिक फंक्शन है, लोगरिथमिक फंक्शन जैसे लॉग के टर्म्स में दे दिया आपको 2x + b ऐसे दे दिया, लॉग होना चाहिए उसमें, नेचुरल लॉग सबको पता है यार, ln फंक्शन लॉग फंक्शन होना चाहिए, ऐसा कोई भी फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल e वाले फंक्शन होंगे, एंड पाई होगा, पाई भी इसमें कंसिडर होगा। ऑल दे आर डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, और जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय लीस्ट नंबर 1, है ना, 1 से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उसको हटा के उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना, ठीक है, उसको 1 कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा, और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस पॉइंट का यूज करके करेंगे। 3 पॉइंट है यहाँ पे, तीनों को हम डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं, जो पॉइंट मैंने लिखा है इसके कंसेप्ट उसमें यूज करते हैं और उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला टर्म है ना, जो है आपका एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आपको मैंने बताया, e की पावर में जो भी कुछ होगा, है ना, व्हाटएवर कुछ भी दे दे, जैसे ax + b दे दे, ठीक है, इस टाइप का कोई भी टर्म आपको होगा, x हो t हो, मतलब e एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखेंगे आप। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लोगरिथमिक, किसी पे भी क्वेश्चन कैसा भी बनाया जा सकता है। एक एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है ना, सपोज करो उसने बोला कि v = α/β e⁻⁻ αt, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, ठीक है, आप ध्यान से समझना, ठीक है।
वो आपसे पूछेगा, देखो v यहाँ पे वेलोसिटी है, उसने बोला v है वेलोसिटी, मैंने बोला ठीक है, उसने बोला अल्फा बीटा पता नहीं क्या है और t यहाँ पे टाइम है, ओके ओके, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा, ठीक है ना, फाइंड द इंडिविजुअल, ये डायमेंशन आपसे पूछ सकता है या इनको प्रोडक्ट में भी पूछ सकता है कि अल्फा बीटा की डायमेंशन बताओ या अल्फा बाय बीटा की वैल्यू बताओ, ऐसे भी पूछ सकता है। वो तो मतलब डिपेंड करता है ना कैसे क्वेश्चन बना रहा है। अगर अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, ओके। तो क्या करेंगे सर, इस तरीके का एक एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ, वेलोसिटी, प्रेशर, व्हाटएवर जो उसका मन हो, है ना, वो कुछ भी दे सकता है, उसकी मर्जी है ना, ठीक है। फंक्शन देगा एक, तो अल्फा बीटा बोथ आर अननोन, टी हमें पता है टाइम है, और कमाल की बात देखो इसमें, यहां पे ना ई वाला एक फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं है? मजा आ गया बॉस, देख लो, दिस इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक बार समझ लेना, बाकी जो क्वेश्चन दूंगा अपने आप उड़ा डालोगे, ठीक है। तो यार सर अब क्या करेंगे, अगर अल्फा की डायमेंशन निकालनी है तो देखो ध्यान से, इस पूरे एक्सप्रेशन में अल्फा कहां कहां पर है, एक अल्फा ये रहा, लेकिन इसके नीचे बीटा है, तो ना तो अल्फा की वैल्यू पता और ना बीटा की वैल्यू पता, ठीक है। तो यहां से अल्फा को लेने का कोई फायदा नहीं है, हमें वहां से देखना जहां से हम कैलकुलेशन कर सके। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया ये पूरा टर्म एक्सपोनेंशियल है, मतलब ये डायमेंशनल लेस होगा, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो वी कैन रिप्लेस दिस होल टर्म बाय 1। तो इस पूरे टर्म को हटाओ यहां से और इसको 1 के इक्वल लिखो, मतलब आपके पास फॉर्मूला बचेगा अल्फा बाय बीटा और उसकी जगह हमने लिख दिया 1, तो केवल ये बचा ना। अब आपको बताइए ये पूरा टर्म डायमेंशनल लेस है, इट मींस हमें अल्फा चाहिए और अल्फा इसकी पावर में है। ध्यान से देखो, अल्फा अगर e की पावर माइनस अल्फा टी डायमेंशनल लेस है तो उसकी पावर भी डायमेंशनल लेस होगी, या माइनस साइन और प्लस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसकी पावर भी डायमेंशनल लेस होगी, मतलब इसकी पावर को उठा के हम 1 लिख सकते हैं। मैंने बोला जब भी डायमेंशनल लेस चीज मिलेगी उसको इक्वल टू 1 करना है। तो देखो यहां से अल्फा आपका आ गया 1/t और अल्फा की डायमेंशन डायरेक्ट आ गई, टी तो हमें पता है t - 1 टाइम होता है ना, तो ये आ गई अल्फा की डायमेंशन डायरेक्ट, तो ये तो हो गया। मतलब एक छोटे से पॉइंट से हम क्वेश्चन को क्रैक कर रहे हैं, हमें पता चला कि ये पूरा टर्म डायमेंशनल लेस है, हमने इसको हटाया, इसकी जगह 1 लिखा है, तो हमारे पास फॉर्मूला केवल इतना बच गया। फिर हमें पता चला यार ये पूरा फंक्शन अगर डायमेंशनल है तो उसकी पावर में ना अल्फा है, वहां से अल्फा निकाला जा सकता है, किस बात का यूज करके कि ये तो डायमेंशनल लेस है, और अगर ये डायमेंशनल लेस है तो इसको भी हमने 1 के इक्वल रिप्लेस कर दिया और यहां से हमारा अल्फा डायरेक्ट आ गया। अब अल्फा को यहां पुट कर दो, ये है वेलोसिटी होती है lt - 1 अल्फा t - 1, नीचे था बीटा, ये हो गया कैंसिल, तो बीटा आ गया आपका, देख सकते हो नीचे आएगा 1/l यानी l - 1, तो ये आ गई बीटा की डायमेंशन, ठीक है। अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, इनको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यू कैन क्रैक द प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपके लिए और ले रहा हूं, उसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा सर ठीक है, उसने दिया p इक्वल टू, ठीक है, p इक्वल टू अल्फा बाई बीटा 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस अल्फा t, इस तरीके का एक एक्सप्रेशन दे दिया, ये आपने कैलकुलेट करना है। p यहाँ पे प्रेशर है, p यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, आपसे पूछेगा अल्फा की डायमेंशन, आपसे पूछेगा बीटा की डायमेंशन, ये आपने कैलकुलेट करना है, मेरे को बताना है सॉल्व करके। कॉन्सेप्ट सेम है, सेम कंसेप्ट यूज करके आपने यूज करना है, ठीक है, इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है, हो जाएगा। ध्यान से देखो, कोई नंबर मिले डायमेंशनल लेस है उसको हटा दो, ठीक है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले, लोगरिथमिक फंक्शन मिले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले, वो सारे के सारे डायमेंशनल लेस होते हैं, यू कैन रिप्लेस देम बाय 1, उनकी पावर को भी आप रिप्लेस कर सकते हो बाय 1, सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है, कूल। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी फंक्शन कंसीडर करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो एक एग्जांपल और लेता हूं और उसके थ्रू आप और बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। कैसे सर, कैसे? देखो भाई, सपोज करो आपको एक फंक्शन दे रखा है फोर्स इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, ये फंक्शन आपको दिया है a cos bx प्लस c sin dx, a cos ऑफ bx प्लस c sin ऑफ dt, है ना, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। ओके सर, बिल्कुल सही है। तो ये फंक्शन आपको दे रखा है और आपसे पता है क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड द डायमेंशन, फाइंड, ध्यान से समझना, डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी, इन सब की डायमेंशन निकालो। ए की डायमेंशन क्या है, बी की डायमेंशन क्या है, सी की डायमेंशन क्या है और डी की डायमेंशन क्या है। तो जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया था उस पॉइंट को अगर यूज करोगे आप बढ़िया तरीके से तो कैसे नहीं फोड़ोगे क्वेश्चन, देखो, है ना। पहले ये क्वेश्चन देख लो पूरी की पूरी ध्यान से, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए कि किस तरीके से दिमाग लगाना है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक चीज आपको और बहुत जरूरी है जो मुझे यहाँ पे बतानी है,
वो है नोट नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये लिखते जाना सारी चीज, ये ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट होंगे आपके लिए। ठीक है, ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट है ना। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, एनी याद रख लेना इसको, एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, याद रखना, कैन बी एडेड, ठीक है, और सब्सट्रैक्टेड, है ना, कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट कब, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन दे हैव सेम डायमेंशन। जब उनकी जो डायमेंशन होगी ना भाई, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, हम दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन आपस में इक्वल होगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इसको नाम दिया गया है। और अगर आपको प्रिंसिपल याद नहीं रखना है तो भाई गया तेल लेने, आपने बस ये पॉइंट याद रखना है कि अगर कभी भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा y इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है a को b के साथ तभी ऐड किया जा सकता है जब a और b की डायमेंशन में आपस में इक्वल होंगी। बस सिंपल, ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब इनकी सेम डायमेंशन होनी चाहिए तभी ऐड हो सकती है। मतलब सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड करते हैं, ऐसे समझो। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, अगर उसने लिखा a माइनस बी तो ये तभी पॉसिबल है इनका सब्ट्रैक्शन जब a की डायमेंशन b के इक्वल होगी। मतलब जब भी कभी आपको कहीं पे किसी रिलेशन में भी दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, वी कैन इक्वेट देम डायमेंशनली, है ना, हम उनको इक्वल कर सकते हैं डायमेंशनली, हम उनको इक्वल कर सकते हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये आपके पास, ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये आपने याद रखना है और इसका यूज करके आप बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब कैसे करेंगे सर, अब वो ये भी बोल सकता है कि सर जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है वो ये भी तो बताता है, देखो ध्यान से भाई, वो ये भी तो बताता है कि इस इक्वेशन में, अगर ये एक पूरी इक्वेशन है ना, ये पूरी इक्वेशन है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा जो भी क्वांटिटी होगी और जो राइट हैंड साइड में होगी, है ना, देखो लेफ्ट में केवल y है, राइट में a भी है और b भी है। तो उसने बोला, समझना इस पॉइंट को, उसने बोला कि डायमेंशन ऑफ a और b तो इसलिए सेम है क्योंकि ये ऐड हो रखी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि राइट वाली वैल्यूज की डायमेंशन और लेफ्ट वाली वैल्यूज की जो डायमेंशन है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। मतलब y भी इनके इक्वल होगा, मतलब y भी इनके इक्वल होगा, है ना, मतलब y भी इनके इक्वल होगा। यानी डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। या यू कैन से, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y की जो डायमेंशन होगी जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये इंडिविजुअली a की डायमेंशन के भी इक्वल होगा और b की डायमेंशन के भी इक्वल होगा। सिंपल, मेरा कहने का सीधा सा लॉजिक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब वो डायमेंशनली आपस में इक्वल होंगी। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप याद रखेंगे और इसका यूज करके क्वेश्चन हम फोड़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से हम उड़ा सकते हैं। अब जितने भी कॉन्सेप्ट आपके पास है वो सारे आपने डिस्कस कर लिए हैं, उन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाक से। इसमें दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और ये आपस में ऐड भी हो रखे हैं, मतलब दो कंसेप्ट आपको इसमें डायरेक्ट मिल जाएंगे सॉल्व करने को। तो उसने बोला a की डायमेंशन, b की डायमेंशन, c की डायमेंशन और d की डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है, जहां पे x कोई डिस्प्लेसमेंट है और t यहाँ पे टाइम है। तो यार देखो मस्त तरीके से हम निकाल सकते हैं। a की डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, b की डायमेंशन निकालनी है, ओके, c की डायमेंशन निकालनी है और d की डायमेंशन निकालनी है। उसके बाद फिर वो कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है, इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, देखो भाई, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो किस किस की डायमेंशन चाहिए, a की, फिर चाहिए b जो है ना वो cos के साथ है, यानी cos तो डायमेंशनल लेस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनल लेस होते हैं, ठीक है, मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनल लेस होते हैं, मतलब इस पूरे को हम 1 के इक्वल कर सकते हैं। तो उसका जो पूरा एंगल है cos का, ये भी 1 के इक्वल होगा, मतलब इसको आप लिख सकते हो bx मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये डायमेंशनल लेस है, ठीक है। अगर पूरे कोज को आप 1 लिखोगे तो इसका एंगल भी तो 1 हो जाएगा ना, जैसे e की पावर, पूरे e को हमने डायमेंशनल लेस किया था तो e की पावर भी डायमेंशनल लेस हो जाएगी यार, ठीक है। तो यहाँ से x निकाल लो, देखो दिस इज, सॉरी b निकालना है ना, b निकाल लो यहाँ से, 1/x, x डिस्प्लेसमेंट है और ये तो लेंथ होती है और ये l-1 आ गया, दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। सिमिलरली साइन के साथ d है और अगर साइन डायमेंशनल लेस है ये पूरा, तो इसको 1 कर सकते हैं, तो उसका एंगल भी 1 किया जा सकता है, मतलब dt को आप 1 लिख सकते हो,
ठीक है, मतलब dt को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, और यहां से आप d निकाल सकते हो डायरेक्ट 1/t, और t की डायमेंशन हमें पता ही है, टाइम है ये, तो दिस इज t ऊपर जाएगा t-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ d। इजी, मतलब सेम उस कॉन्सेप्ट से जो हमने नोट करके नोट नंबर 1 लिखा था उससे हमने इसको उड़ा डाला। अब आपको यहाँ बहुत नजारा क्लियर नजर आ रहा होगा, f यहाँ पे फोर्स है, f यहाँ पे फोर्स है, तो f आपके पास बचा, a बचा केवल, और इधर प्लस में c बचा, क्योंकि इसकी जगह तो 1 नहीं हो जाएगा पूरा, a के साथ जो कॉज है वो तो 1 हो गया, प्लस c साइन वाला भी 1 हो गया, और f इक्वल टू आ गया a प्लस सी। अभी मैंने बताया कि ये दोनों अननोन है, लेकिन ये दोनों प्लस में है, तो ये डायमेंशनली इक्वल होंगे, ये डायमेंशनली इक्वल होंगे, और ये एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप ये लिख सकते हो कि ये जो है ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स, इसकी डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू ए की डायमेंशन, मस्ट बी इक्वल टू सी की डायमेंशन, दोनों तरीके से प्रूफ हो रहा है। एफ इसके भी इक्वल होगा, एफ इसके भी इक्वल होगा डायमेंशनली, और ये दोनों भी आपस में डायमेंशनली इक्वल ही होंगे। तो चाहे ए को निकालो या सी निकालो, दोनों की डायमेंशन इसकी इक्वल होगी, ए की डायमेंशन इक्वल टू सी की डायमेंशन, और ये बनेगी ML-T-2, क्योंकि ये एक फोर्स है, ये क्योंकि ये एक फोर्स है, तो आ गई ना सारी डायमेंशन, ए भी मिल गया, सी भी मिल गया, बी भी मिल गया, डी भी मिल गया। तो देखो दोनों कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो गए, होप सो समझ में आया होगा, दोबारा देखना नहीं आया है ना, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको आपने सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन को उड़ा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिनको आप सॉल्व करेंगे इन कंसेप्ट का यूज करके, और ये बिल्कुल ना क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसी प्रिंसिपल पे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे, एडिशन वाले प्रिंसिपल पे, ठीक है। ओके, सो एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, उसके थ्रू हम क्वेश्चन को समझते हैं, कंसेप्ट को फिर से अप्लाई करते हैं, फिर से उसको उड़ाते हैं बढ़िया तरीके से। ओके, तो यार उसने बोला है कि एक इक्वेशन आपको दे रखी है जिसमें P + A/v², P यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, P प्रेशर है, और V यहाँ पे वॉल्यूम है, ये जो V है दिस इज वॉल्यूम, A जो है ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, एंड दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम, ठीक है, ये भी एक वॉल्यूम ही है, मतलब V यहाँ पे जो भी है वॉल्यूम है, B कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ठीक है, ये गैस कांस्टेंट, ठीक है, एंड दिस इज योर टेम्परेचर, ठीक है ना, सिंपल है। आपसे बोला गया है जो A B है वो कुछ कांस्टेंट है, उनके डायमेंशन बताओ, यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ A एंड द डायमेंशन ऑफ B, ठीक है ना, A और B की डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ A एंड B। अब देखो लॉजिक लगा दो, तो 2 पॉइंट हमेशा याद रखने, क्या इनमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, समझ रहे हो, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये पॉइंट याद रखना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड हो रखी है या सब्ट्रैक्ट हो रखी है, अगर ऐसा है तो उसको उड़ा दो, आ जाओ वापस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो प्रेशर है ये प्लस में है, देखो प्लस साइन है, प्लस में है इस पूरे के साथ, ओ तेरी, मतलब ये प्रेशर मस्ट बी डायमेंशनली इक्वल टू दिस, मतलब हम लिख सकते हैं प्रेशर की डायमेंशन A/v² के इक्वल होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने अप्लाई कर दिया, मतलब 2 फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड किया जा सकता है जब वो डायमेंशनली इक्वल होंगे। इसी बात का फायदा उठाया, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रखे हैं, और यहाँ से A निकाल लेंगे, A निकालेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई PV²। अब आपको बताया तो प्रेशर है, और प्रेशर की डायमेंशन आप सबको पता है, नहीं पता है तो आप निकाल सकते हो, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की रखो एरिया की रखो तो ये आएगी ML-1T-2, याद करो ये मैंने सब कुछ कराया है तुम्हें, ठीक है। और ये है V वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन होती थी L3, इसका स्क्वायर भी है यहाँ पे, बस एड वैड जो भी करना है कर लो। देखो ML-1 आ गया, T-2 आ गया, L⁻⁶ आ गई, और यहाँ पे L⁻⁻1 है, ये 6 है, ऐड होके 5 बचेगी क्योंकि ये -1 है ना, तो ML5T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ A, या आपकी डायमेंशन ऑफ A आ गई। सिंपल है ना, सिंपल है कि नहीं है बॉस। अब आपने निकालना है B की डायमेंशन, उत्तरी B जो है ये सब्ट्रैक्शन में है V के साथ, और B तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब इनकी डायमेंशन आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, इनके डायमेंशन आपस में इक्वल होंगी, मतलब B तो डायरेक्ट V के इक्वल होगा, और V होता है वॉल्यूम, इसकी है L3, खत्म। अब आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, जिसमें हमने कुछ रिलेशन बनाने होते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो हमने उसका फॉर्मूला बनाना होता है डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का यूज करके। उस पर 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, और आपको सारा कंसेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। हर टाइप की सिचुएशन हमने यहाँ डिस्कस करनी है कि हमारे एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं। बेसिकली स्ट्रॉन्ग बन जाना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, सारे PYQs सॉल्व कर लेना तुरंत, विद इन 2 डेज आपके सारे क्वेश्चन पूरा चैप्टर फिनिश होना चाहिए।
ठीक है, ये ध्यान रखना बॉस, ठीक है ना। 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा और आपने इसका यूज कैसे करना है क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू इसको हमें समझना है एक्चुअली। किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस मेथड के यूज करके हम रिलेशन बिल्ड करते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है, ये हमने देखना है। तो क्वेश्चन आप देख लो पहले, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन मेरे को यहाँ लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे देख लेना है, पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन में बोला है फोर्स F, एनर्जी E, वेलोसिटी V आर chosen as fundamental quantities, then find the dimension of acceleration, ठीक है। तो उसने बोला एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताओ अगर फोर्स को, एनर्जी को और वेलोसिटी को यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया है। तो देखो भाई ध्यान से, जिसको पूछा है, किसकी एक्सेलरेशन पूछी है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन। लेट्स से आपने एक्सेलरेशन को लिखा कैपिटल ए से, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, ये करना ही है, स्टेप है ये, स्टेप नंबर 1। एक बार आपने को सीख गए आप, कैलकुलेशन बस आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए, रिलेशन तुरंत बिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को निकालना है, लेफ्ट में लिख लिया, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बनाना है जिसके टर्म्स में निकालना है, जिनको फंडामेंटल माना गया है क्वेश्चन में, जिनको बोला है कि ये फंडामेंटल अगर मान ले इनको तो इसकी वैल्यू निकालो। तो फोर्स को माना है, एनर्जी को माना है, वेलोसिटी को माना है। तो पहले जो पहले है उसको पहले लिखो, फोर्स, फिर सेकंड नंबर पे एनर्जी, फिर लास्ट में है वेलोसिटी। अब वो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो इनके टर्म्स में, क्योंकि इनको फंडामेंटल माना गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता एक्सेलरेशन इनकी किस पावर पर डिपेंड करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर x मानेंगे, इसकी y मानेंगे और उसकी z मान लेंगे, ठीक है। कई होंगे यार बहुत सारे क्वेश्चन, है ना, फिर से हम देख रहे हैं इनको कैसे उड़ाना है, ठीक है, इजिली। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ के रिलेशन लिखा, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है पता है, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ ईच क्वांटिटी बोथ साइड, ठीक है, राइट, ठीक है, डाउन डायमेंशन ऑफ ईच क्वांटिटी बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड ईच क्वांटिटी। आप पूरा लिखना, क्यू मत लिख देना, पता चला फिर वहां पे कंफ्यूज हो रहे हो, क्यू क्या था, क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन में ये जो रिलेशन है, रिलेशन में दोनों साइड में डायमेंशन लिख दो। हमें बताइए एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन होगी LT-2 और इक्वल का साइन लगा दो, क्योंकि हमें रिलेशन सॉल्व करना है, ठीक है। और फोर्स की डायमेंशन हमें पता है MLT। अब देखो जितनी भी डायमेंशन आपने पढ़ी थी वो यहाँ काम आएंगे, वो यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हर टाइप की डायमेंशन अब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी आपको पता है वर्क के इक्वल होती है mL2T-2 और इसकी पावर है y, ठीक है। और लास्ट में वेलोसिटी LT-1, इसकी पावर है z। जैसे आपने कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड में तीनों टर्म होने चाहिए, MB, LB, TB। अगर कोई एक मिसिंग है उसकी पावर 0 मान के लिख दो, ठीक है। जैसे M नहीं है यहाँ पे, M 0 ले लो, बाकी ये एज इट इज लिख दो, हो गया, इक्वल टू। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड में सारे M सेपरेट कर लो, सारे L अलग कर लो, सारे T एक साथ अलग कर लो, ठीक है, डोंट ढूंढ के। M यहाँ पे है, देखो M यहाँ पे है तो इसकी पावर है X, तो हम लिखेंगे M की पावर X। एक M यहाँ पे है, इसकी पावर बाहर है Y, तो पावर ऐड हो जाती है, आपको पता है, ठीक है। बाकी और कहीं M नहीं है, M अलग हो गया। अब L ढूंढो, L की पावर यहाँ पे X है और यहाँ पे 2 है और बाहर Y, तो 2Y हो जाएगा, 2Y है, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे L की पावर Z है, तो प्लस यहाँ Z आ जाएगा L की पावर में। अब T को सेपरेट कर लो बॉस, T क्या है सर, T यहाँ पे -2X है, -2X, और यहाँ पे T -2Y है, और यहाँ पे माइनस का Z है, सब हो गए डिफरेंशिएट, सब अलग अलग हो गए। अब क्या करेंगे सर, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z बाय कंपेयरिंग दैम, ठीक है, बोथ साइड। तो M की पावर को M के साथ कंपेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पे है 0, उधर है X + Y, इसको मान लो इक्वेशन, इसको क्या मानो, यहाँ से Y निकाल लो, आप देखो Y आएगा -X, इसको मान लो कुछ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको मान सकते हो। फिर L की पावर यहाँ पे 1 है, तो L को L की पावर के साथ इक्वेट करना है, 1 इक्वल टू, ध्यान से समझते जाना, ये स्टेप फॉलो करने हैं आपने, +Z। अब पता क्या किया करो, यहाँ पे आप आगे फंस जाते हो, ठीक है, क्योंकि उतनी कैलकुलेशन आपको नहीं आती कॉम्प्लेक्स ही करनी। तो पता क्या करो, उसमें 3 वेरिएबल है, X भी है, Y भी है, Z भी है, इनको 2 में कन्वर्ट करो, केवल 2 वेरिएबल बनाओ, कोई 2 बना दो, ठीक है। क्या करेंगे उसके लिए सर, यहाँ पे Y की वैल्यू जो -X है उसको यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो वहां से Y हट जाएगा, X और Z बचेगा, तो देखो पुट करो उसको यहाँ पे, 1 इक्वल टू X तो है ही, प्लस Y की जगह आप लिखोगे -X, तो ये आ गया -X और प्लस हो गया Z, तो 1 इक्वल टू आ गया, ये -X और बाहर 2 भी है, तो माइनस का 2X, X -2X प्लस हो गया Z, तो ये देखो X बच गया, केवल यहाँ -X बचेगा, प्लस ये बचेगा Z। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें केवल 2 वेरिएबल है, X और Z।
एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, मजा आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे सर? देखो यहां पे t की पावर -2 है और यहां पे जो भी t की पावर है इस पावर को इसके साथ इक्वेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ -2 है और इधर है -2x -2y और माइनस का z, ठीक है। अब देखो यहाँ -2 है ये वाला और इक्वल टू आएगा -2x -2y की जगह फिर से x लिख दो क्योंकि हमें दो ही वेरिएबल चाहिए, तो -x लिख दिया और माइनस का z हो गया। -2 इक्वल टू -2x और ये हो जाएगा प्लस का 2x, चेक करो आप, और ये है यहाँ पे माइनस का z और ये कैंसिल हो रहा है। और यहां से आप z देख सकते हो, z आ गया आपके पास -2 आ गया कि नहीं, तो z तो आ चुका है ना, क्योंकि हमें x y z की वैल्यू चाहिए थी। अब उस z की वैल्यू उठा के इसमें पुट करो, ये z उठा के यहाँ पुट करो, क्योंकि अब आपने वो 10th वाला स्टैंडर्ड में नहीं क्वेश्चन किया करते थे, वही करने हैं, मतलब x y z की वैल्यू क्वेश्चन यूज करके आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो यहाँ पे -z है, ये कैंसिल हो गया, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस z इक्वल टू 2, ठीक है। सिंपल है कि नहीं है? अब आपने क्या करना है, इस z की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, तो x आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू होगा -x प्लस 2, ठीक है ना। और आप देख सकते हो यहाँ पे इसको इधर लेके जाओ, उसको इधर लेके जाओ, तो x यहाँ से 1 आ रहा है, x यहाँ से 1 आ रहा है, चेक करें आप, ठीक है ना, x यहाँ से 1 आ रहा है। और इस x को जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो यहाँ y आ गया, y आ रहा है -1, तो हर वैल्यू आ गई, y भी आ गया, x भी आ गया और z भी आ गया। तो जब x भी आ जाए, y भी आ जाए, z भी आ जाए, यहाँ पे पुट कर दो, एक्सलेशन का रिलेशन मिल जाएगा। एक्सलेशन इन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू आई आपके पास 1 और y जहां पे है y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू आई आपकी 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, नाउ यू कैन चेक इट आउट, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। f e की पावर -1 v की पावर 2, तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होगी फोर्स के टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में, वेलोसिटी के, वो ये होगी। एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस की जरूरत होगी आपको। 4-5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन और आप करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप मास्टरी कर लोगे, इसमें क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, बस ध्यान देना, इसमें बहुत भाग दौड़ नहीं करनी है, समझ गए। पता चला चल दिए निकल लिए पतली गली से और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलत कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। एक क्वेश्चन करो, आराम से करो, शिद्दत के साथ करो, टाइम देके करो, जब आपके फंडे क्लियर हो जाए फिर फटाफट करो, ठीक है। दिस इज द वे, ओके। एक और देखेंगे बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन में बोला है इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स, ठीक है, देन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। वाओ, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि एनर्जी, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, सॉरी नॉट टेम्परेचर, टाइम, ठीक है। अगर इनको फंडामेंटल मान लो तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकालो, मतलब जो सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन, आप देखो एक नया वर्ड इसमें यूज हो गया, सरफेस टेंशन की निकालना है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है इसको एनर्जी के और वेलोसिटी के और टाइम के। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो राइट हैंड साइड में लिखा होगा उनकी पावर मान लेनी है, एक्स, वाई और जेड, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड व्हाटएवर अननोन वैल्यूज हैं यार। अब ये जो सरफेस टेंशन है इसको आप एस से डिनोट करो, एस, तो मैं लिख दूंगा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर एक्स, वी की पावर वाई और टी की पावर जेड, सिंपल। अब आपको पंगा आएगा सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है सर, ठीक है, फंस गए ना। सरफेस टेंशन याद करो, +1 में फ्लूइड में पढ़ा था, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन होती है बॉस, सरफेस टेंशन बेसिकली होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर दो और यहां से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। पूछा भी जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सरफेस टेंशन की डायमेंशन बताओ। तो सरफेस टेंशन होता है m(L)T-2 ओवर L से L कैंसिल, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन आएगी m(T-1) 2 L इसमें से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 इसकी डायमेंशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, ये आई m(T-2) और चूंकि L नहीं है इसमें तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, जो नहीं होगा उसकी पावर 0 मान लेंगे, तीनों लिखने होते हैं MLT, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दो। अब एनर्जी तो आपको सपनों में आती है, ठीक है, ओके। अब जल्दी कर लेना मेरे से पहले, मेरा तो काम है, चलो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, लेकिन आप मेरे से पहले करो, उसको प्रैक्टिस करो। V की डायमेंशन पुट करो LT-1, ठीक है। T की डायमेंशन ऑब्वियसली T ही रहेगी, Z रहेगी। अब फिर मैंने आपको बताया था, ये तो चलो एज इट इज रहेगा, इनको सेपरेट कर लो, MLT सब अलग कर लो। M एक ही है तो M की पावर X रहेगी, ठीक है सर। L देखो यहाँ पे कितना है, 2 पावर 2x हो गई, ठीक है, यहाँ पे y हो गई। फिर T की पावर यहाँ पे कितनी है, -2x, यहाँ पे कितनी है, -y, और यहाँ पे कितनी है, ये ना Z है, वो Z प्लस Z, ठीक है, प्लस Z। सबको सेपरेट भी कर लिया। इसके बाद का सिलसिला आपको पता है, पावर कंपेयर करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे,
m की पावर यहाँ देखो कितनी है 1, m की पावर यहाँ है 1, सॉरी x, तो x डायरेक्ट आ गया 1 के इक्वल, तो नो प्रॉब्लम, x तो डायरेक्ट ही आ गया, ठीक है। और यहाँ पे l की पावर है 0, तो इसको इसके साथ इक्वल कर दो, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और x यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, प्लस y इक्वल टू 0, तो y आप देख सकते हो -2 आ गया। इजी है यार, क्या बात कर रहे हो, बस एक बार प्रोसेस समझ जाओगे तो उड़ा डालोगे ना। और यहाँ पे t की पावर है -2, सो यू कैन रिप्लेस दिस बाय दिस, ओके। तो यहाँ पे लिखोगे -2x माइनस वाई प्लस जेड, और इसके इक्वल हो जाएगा -2 के। सब आपको पता है, x भी पता है, y यहाँ पुट कर दो, z आ जाएगा, देखो -2 इंटू 1 माइनस वाई की वैल्यू आई -2 और प्लस जेड, और इक्वल टू आ गया -2, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो ये वाला -2 और ये वाला +2 हो गया कैंसिल, क्योंकि ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो z आ गया यहाँ पे -2। तो सब कुछ आ गया है ना, x भी y भी z भी यहाँ पे पुट कर दो, तो s जो आएगा आंसर e की पावर x पहले है तो पहले लिखेंगे, y आ गया तो -2 हो गया, और z आ गया तो t भी -2 हो गया। This is your final answer. This is the dimension of surface tension in terms of energy, velocity and time. सिंपल। सो यही होना चाहिए, यस दिस इज द करेक्ट वन। तो आप देख सकते हो आपके पास क्वेश्चन आपके पास है, और इस तरीके से ही आपने अभी इनको सॉल्व करना है, मचा देना है, उड़ा देना है। अब लास्ट कैटेगरी का इसमें क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछा जाता रहा है, जिसपे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार उस लैंग्वेज का यूज करके पूछे गए हैं। लैंग्वेज तो क्या, लैंग्वेज तो सेम ही रहती है, बट वो टर्म्स सबसे ज्यादा यूज हुए हैं क्वेश्चंस आने के लिए, ठीक है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं यार। तो आप देख लो क्वेश्चन आपके सामने है, और इन पर्टिकुलर टर्म्स का यूज करके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और आपने कैसे सॉल्व करने हैं। अब आपको टेक्निक पता चल गया, आपको प्रोसेस पता चल गया है, यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस नाउ, ओके। मेरे से ज्यादा प्रैक्टिस आपने अब करनी है, ठीक है, ओके। सो ये आपने माइंड मेकअप बनाना है और ध्यान रखना है बॉस, ठीक है, ओके। तो कैसे करेंगे सर, तो पहले पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है ना, पढ़ लेते हैं बॉस। तो उसने बोला एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ जी क्या है भाई, आपको पता है, दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब हमें एट टाइम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। उसने बोला है द एक्सप्रेशन फॉर टाइम, ठीक है। तो अगर टाइम की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ जी एच एंड सी, जो पहले बोला है वो पहले लिखेंगे, सीरीज में लिखेंगे, मतलब ठीक है ना, जो जैसे बोला है। तो टाइम की डायमेंशन निकालनी है इनके टर्म्स में, तो उसको मान लो आप x, इसको y, और इसकी पावर मान लो z। और चूंकि ये टाइम है तो बस सीधा सा प्रोसेस है ना आपके पास, इसकी डायमेंशन लिखो, टाइम की t होती है, m नहीं है तो 0 लिख लो, l नहीं है तो 0, और याद रखना पहले m फिर l फिर t, ऐसे ही लिखना है, t के बाद l मत लिखना, ठीक है, ऐसे प्रोसेस में लिखना है पूरा, ठीक है। इज इक्वल टू, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद करो उसकी डायमेंशन हमने निकाली थी, और ये याद होनी चाहिए, m-1 l3 t-2, और इसकी होल पावर आ गई x। प्लैंक्स कांस्टेंट याद करो, हमने इसकी भी डायमेंशन निकाली थी, प्लैंक्स कांस्टेंट ये नहीं याद है तो आप कैसे कर सकते हो, देखो E इक्वल टू मैंने आपको बताया था h न्यू से निकालो, ठीक है, या लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p से निकालो, आपकी मर्जी है। तो आप कैसे करोगे, h निकाल लो, ml2t-2 डिवाइड में फ्रीक्वेंसी t-1, ये कैंसिल, तो h के डायमेंशन आ गया ml2t-1, और इसकी पावर है y, और ये तो स्पीड ऑफ लाइट है तो ये lt-1 होती है, ठीक है। स्पीड तो स्पीड है ना भाई, बस कंपेयर करो, सॉल्व करो, आंसर करो, फटाक से करो, ठीक है। तो ये आ गया m0 l0 t इक्वल टू, m सारे सेपरेट करो, -1 इंटू x माइनस x, यहाँ पे m प्लस y, बस ये आ गया छोटू सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ठीक है। और ये आ गया l की पावर 3x, तो ये 3x हो गया, यहाँ पे 2y हो गया, ओके, यहाँ पे z हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे अब आप, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए अब, ठीक है। तो t की पावर -2x, यस 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 2x, एंड दिस इज -y एंड दिस इज -z, ऐसे की तस्सी, ठीक है। उड़ाओ अब इसको, जल्दी से इक्वेशन बना दो। तो यहाँ पे m की पावर 0, इसको इक्वेट कर दो, -x प्लस y इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू x आएगा, इसको बना लो इक्वेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे l की पावर को l की पावर के साथ लेफ्ट में और राइट में हमें पता है इक्वेट करना होता है, तो 3x प्लस y और प्लस का z इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको बताया था जब 2 से ज्यादा वेरिएबल हो तो 2 बनाने होते हैं, एक हटा दो, जैसे यहाँ y की जगह x लिख दो, y की जगह x, तो 3x प्लस 2x हो जाएगा, और ये z इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 5x प्लस z इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन बना लो, ठीक है, यही काम आएगी आपके, समझ गए, क्लियर है। और यहाँ पे जो t की पावर है 1, t की पावर को t के इक्वल कर दो,
तो -2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1 एज वेल एज यहाँ पे भी 3 वेरिएबल है, 2 बना दो, y को हटा दो, y यहाँ से x लिख दो, तो -2x माइनस का x, y की जगह x लिख दिया, माइनस का z इज इक्वल टू 1। ये z है, ये मेरा z और 2 ना एक जैसा हो जाता है, टेंशन नहीं लेने का, समझ जाना, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये देखो ये ऐड हो गया -3x माइनस का z इज इक्वल टू 1, और ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे यार, अब तो 10th क्लास का क्वेश्चन नहीं हो गया ये, आपस में इक्वेशन का यूज करके सॉल्यूशन बनाना है, एक्स वाई जेड ABCD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो आप इसको तो क्या ही सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इसमें जेड है प्लस का, इसमें जेड है माइनस का, ऐड कर दो, एडिंग बॉथ, इनको ऐड करो, तो 5x प्लस जेड इक्वल टू 0 आ रहा है, और यहाँ पे -3x माइनस जेड इक्वल टू 1 आ रहा है, ऐड करो, ये कैंसिल, 5x जब -3 में ऐड होगा तो 2x बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो आप देख सकते हो x की वैल्यू आ गई 1/2, खत्म। तो यहाँ से y भी x के इक्वल है, तो ये भी हो गया 1/2, x भी आ गया, y भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ y यहाँ x, इसकी वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, सपोज करो इसी में पुट करो या इसमें पुट करो, आपकी मर्जी है। तो अगर इसमें पुट करोगे या इसमें ही कर देता हूँ, चलो मैं -3 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 और माइनस का z इज इक्वल टू 1, ये z है, ये z है, इसको परे लेके जाओ और इसको अरे लेके आओ, ठीक है। तो ये -3/2 होगा, -1 आएगा और इधर z हो जाएगा, तो z आ गया आपका, देख लो एलसीएम लेके -5/2, दिस इज योर z, ये आ गई z की वैल्यू, ठीक है ना, -5/2, x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई, z की, ऑल द वैल्यूज यू हैव टू पुट हियर। तो टाइम का फंक्शन आ जाएगा आपके पास, जी एक्स आया 1/2 एंड एच पे आया 1/2 और सी पे आया -5/2। उसने ना फॉर्मूला बनाया, हाँ वैसे तो वो ऐसे ही छोड़ देता है क्वेश्चन को, बट यहाँ पे फॉर्मूला बनाया, तो आप भी बना लो, क्या बात कर रहे हो, आप भी बनाओ। कैसे बनाएंगे सर, इसको लिखो t, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एच, और इसकी पावर इसको ऐसे लिख लो, इसको तो लिख लो जैसे आपने जी एच अंडर रूट में, नीचे आ गया सी की पावर 5/2, यानी 5/2 है ये, और 1/2 जो इसमें होगा वो तो रूट ही होगा, और c की पावर 5 है वो अंदर चली जाएगी, मतलब इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट में GH तो पहले से है, अंदर c की पावर 5 लिख दो, और चूंकि इस पे रूट लग गया पूरे पे, तो इसका जब रूट लोगे आप इसका, तो वो 5/2 ही आ जाएगा, तो GH बाई c की पावर 5, समझ गए होंगे आप। इस तरीके से यू कैन कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन, जो भी उसने पूछा है उसी फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर दो और सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका आपके सामने है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखें और इसको सॉल्व करें और उड़ा डालें। क्लियर है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, एंड हर टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लिया बढ़िया तरीके से, ठीक है, मस्त तरीके से, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट हमने यहाँ डिस्कस कर लिया जो आपको आने चाहिए एटलीस्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में, उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो 3 क्वेश्चंस 3 into 4 दैट इज 12 मार्क्स आपने सिक्योर करने हैं, इतनी प्रैक्टिस करनी है, और प्रीवियस ईयर के ना सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये ध्यान रखना। और डीपीपी आपको मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जो क्वेश्चन डीपी में होंगे वो भी सॉल्व करने हैं, और पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मैंने आपको बताया एनसीईआरटी को रीड करना है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे, कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे जिसमें एनसीईआरटी को छूने की भी जरूरत नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं ऑब्वियसली डिस्कस करूंगा, ठीक है। और अभी करंटली जो क्वेश्चंस आपके नीट में हैं उनको भी उड़ाना है, जाके उड़ाना है, मेरे को बताना है कि सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है, ये बताना है मुझे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस, इतनी चीजें एटलीस्ट आपको बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए अपने एग्जाम में हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस कर लेना मस्त तरीके से, ठीक है, और मेहनत करेंगे जी तोड़कर, हर शौक से मुंह मोड़कर, और मन मत चुराना, पता चला सेल फोन आपने वीडियो चला रखी है और उधर सो रहे हो, गाने सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसे मत करना प्लीज, ठीक है। तो जो मिशन हमने स्टार्ट किया, फिर इसका जो बेनिफिट है और इसका जो रिजल्ट है वह आपको ऐसे नहीं मिलने वाला है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। और मस्त रहो, खुश रहो, और इंजॉय करते रहो, है ना, और मेहनत भी करते रहो, ठीक है दोस्तों, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।